ओके तो लास्ट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन था। और बेटा इसमें हमने कल कहा था कि ये याद रखना है कि इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। जहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है वहां एलिमिनेशन होने के चांसेस हमेशा होते हैं। ठीक है, तो कब सब्स्टिट्यूशन कब एलिमिनेशन, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए याद रखना है कि अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो 3 डिग्री में एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं। 3 डिग्री वालों को आसानी देती है, कार्बोकैटाइन जहां बनता है वहां एलिमिनेशन की आसानी है, जबकि 1 डिग्री में चांसेस हैं सब्स्टिट्यूशन, इट इज ओनली चांसेस। ऐसे ही अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर बेटा लो है तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस हो गए, और अगर टेम्परेचर हाई है तो एलिमिनेशन के चांसेस हो गए। अगर हम न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं बल्कि या स्ट्रॉन्ग इन वर्ड से, तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो एलिमिनेट करेगा, मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूट करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो एलिमिनेट करेगा। जैसे सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद सिर्फ सोडा अमाइड है, इसके बाद अल्कोहलिक NaOH या KOH है, NaOH या KOH अल्कोहलिक है। तो ये पावर ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहो या एलिमिनेशन की पावर कहो, ये ऑर्डर होता है। ओके, तो बेसिकली ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा था कल जो हमने मेन रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड की पढ़ ली हैं। एल्काइल हैलाइड 3 मेन रिएक्शंस देता है। कौन कौन सी 3 मेन रिएक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, रिएक्शन विद मेटल देता है और एलिमिनेशन। ये तीनों हो गई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में Cl हटा था, कोई दूसरा ग्रुप आया था, और रिएक्शन विद मेटल में सोडियम से किया था द वुड्स रिएक्शन, लिथियम से किया था या लिथियम एंड कॉपर आयोडाइड से तो कोरेहाउस रिएक्शन, जिंक से किया था फ्रैंकलैंड रिएक्शन, मैग्नीशियम से किया था तो ईथर बने थे। ठीक है, नाउ इसके बाद एलिमिनेशन किया अल्कोहलिक KOH से तो एल्कीन बनी थी। जरा इस पे ध्यान रखिएगा, ये लिखा है बेटा मैंने CH3 CH2Cl और यहां लिखा है अल्कोहलिक KOH, तो ऑब्वियसली एक H और एक Cl अलग करके आप एल्कीन बना देंगे। ठीक है, और मैकेनिज्म के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे हमने कल कहा था, इसका एक बार मैकेनिज्म दोबारा बोल दिया जाएगा, तो वो क्या था कि ये जो 2 कार्बन हैं यहां Cl लगा है और मैंने इधर वाले H को दिखा दिया है। तो यहां ये जो OH है, ये कंडीशन ऐसी होती है एलिमिनेशन की कि ये OH बेस की तरह काम करता है और ये Cl पे ना अटैक करके, इस कार्बन पे ना अटैक करके हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। और ये कंडीशंस हैं बेटा, जब ये इस पे अटैक करेगा H पे तो H को प्लस होना पड़ेगा क्योंकि OH माइनस और H प्लस होते हैं। तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन दोनों इनके बीच में भेज रहा है साइमल्टेनियसली। जिस समय इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती, तो कार्बन से इस Cl को निकलना पड़ेगा और यहाँ K पॉजिटिव अटैक करेगा, ये Cl यहाँ आ गया इनके साथ, कह लीजिए ये ज्यादा अच्छा एरो नहीं है, ये Cl ने इलेक्ट्रॉन लिए और K पॉजिटिव के साथ अलग। तो इसके मैकेनिज्म को हम ऐसे कहेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो आई होप सो बच्चों आपको याद आ गया हो, इस समय ये दोनों चीजें, कौन दोनों? एल्काइल हैलाइड भी है और KOH भी है अल्कोहलिक, ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। जब बेटा दोनों एक साथ मौजूद होते हैं तो उसका ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी सेकंड हो जाती है, SN2 में जैसे याद हो। तो यहाँ पे इस ऑर्डर का नाम रखा गया है एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर या बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन हो रहा है और ये बाइमोलिकुलर है। ठीक है, एलिमिनेशन क्यों हो रहा है बेटा? ये कंडीशन है टेम्परेचर की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की, इसलिए एलिमिनेशन हो रहा है। और KOH जो आया है, सॉल्वोलिसिस इसको कह सकते हैं, इस अल्कोहलिक मीडियम में, तो ये OH ने H पे अटैक किया, K ने Cl पे, वाटर
यहां से वाटर और यहां से KCl अलग होके प्रोडक्ट बन गया एल्कीन, और एक ही स्टेप में दोनों हैं, एक ही स्टेप में दोनों हैं, तो ये E2 मैकेनिज्म है। और बच्चों याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे SN2 मैकेनिज्म में 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव था, फिर 2 फिर 3, ऐसे ही E2 मैकेनिज्म में भी 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 फिर 3, जस्ट लाइक SN2 मैकेनिज्म। जैसे SN2 में अगर आपको याद हो ट्रांजिशन स्टेट थी, कार्बोकैटाइन नहीं बने थे, सेम यहां पे भी एक तरीके से इसी अवस्था में, इसी स्टेट में दोनों काम हो गए, तो ट्रांजिशन स्टेट है, कार्बोकैटाइन नहीं बन रहे हैं। बेटा E2, E फॉर एलिमिनेशन, 2 फॉर बाइमोलिकुलर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी आपको याद आ ही गया होगा, जैसे SN2 था तो यहाँ पे जो 2 का मतलब था वही 2 का मतलब यहाँ है। यहाँ SN2 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर था, ये इलिमिनेशन बाइमोलिकुलर है। और मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूं या कोरिलेशन बनाने के लिए कह रहा हूं, जैसे SN2 हमने पूरा समझा है कि वहां पे जितना लाइटर ग्रुप हो उतना जल्दी अटैक होता है, ऐसे ही E2 में भी 1 डिग्री लाइटर है, यहां जल्दी अटैक, वहां कार्बोकैटाइन नहीं बना था, यहां भी नहीं बनेगा। याद रखिएगा कार्बोकैटाइन यहां नहीं बनेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर कार्बोकैटाइन नहीं बनेगा तो इस रिएक्शन का आंसर क्या होगा। ये अभी तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ये क्या है बेटा, ये है 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन की अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कर दें। बेटा अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो यहां से H और यहां से Cl अलग हो जाएगा, और H और Cl अलग होने के बाद ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली इट इज 1 ब्यूटेन। फिलहाल यहाँ कोई खास बात अभी नहीं लगेगी हमें, एक जनरल लगेगा, ये 1 ब्यूटीन है। यहाँ 1 ब्यूटीन क्यों बना है, यहां से Cl निकला है, पड़ोसी से H निकलना था, डायरेक्ट हो गया 1 ब्यूटीन। बाई चांस एग्जामिनर यही क्वेश्चन दे दे और कह दे बताओ अगर E1 मैकेनिज्म से हो, अगर, दैट इज इट इज हाइपोथेटिकल, अगर E1 मैकेनिज्म से हो तो क्या आंसर है, तो बेटा इसका आंसर चेंज हो जाएगा। E1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनते हैं, और कार्बोकैटाइन में ये 1 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री पहले चेंज होगा। कार्बोकैटाइन 1 डिग्री से 2 डिग्री में क्यों जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटाइन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। और अगर कार्बोकैटाइन 2 डिग्री में चला गया तो सैडजैक रूल से फिर एल्कीन बनेगी। सैडजैक रूल क्या है कि H यहां से, यहां कार्बोकैटाइन आ जाएगा बेटा, तो यहां से एक तरीके से Cl निकल गया है, तो उस पड़ोसी से H निकलेगा जहां H कम होंगे, तो यहाँ H 2 होंगे उस समय, यहाँ 3, तो आंसर ही आ जाएगा। फिलहाल बेटा अभी के लिए क्या पॉइंट है, एक सेकंड में जरा वेटिंग रूम ऑफ करूं बच्चों, क्योंकि कई बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। जस्ट अ सेकंड नाउ, अब बेटा जो भी चाहेगा अपने आप आ जाएगा। फिलहाल बेटा अभी के लिए क्या पॉइंट है आपके लिए, आप इसे E1 मैकेनिज्म को तो दीजिए छोड़, अभी पहले 12th स्टैंडर्ड की बेसिक बात करिए कि अल्कोहलिक KOH से क्या होता है। अल्कोहलिक KOH डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके एल्कीन बनाता है, ये आंसर है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा, अगर यहाँ पे एक Cl लगा है, यहाँ पे भी एक Cl लगा है, और अल्कोहलिक KOH डाल दिया गया है, अगर अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या होगा, HCl निकलेगा। तो एक Cl ये निकला, H ये निकला, और यहां पे Cl और H निकलने से ये बन गया। बेटा ये जो कंपाउंड बना है ये आपको साफ दिख रहा होगा, विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड। अगर आपको याद आ गया हो, इसी का पॉलीमर होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पाइप्स बनते हैं। फिलहाल यहाँ अल्कोहलिक KOH से विनाइल क्लोराइड बन गया है। अब क्या इस विनाइल क्लोराइड में फिर अल्कोहलिक KOH डालने से रिएक्शन होगी, तो बेटा सही में अगर हम कहें ना, दैट इज हायर लेवल है ये थोड़ा सा, लेकिन अल्कोहलिक KOH डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन अलग या Cl अलग नहीं करता, तो हमें एक और स्ट्रॉन्ग लेना पड़ता है जिसका नाम है सोडा अमाइड। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये बच्चा, ठीक है, तो बेटा हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, सोडा अमाइड। और ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें सोडा अमाइड बाद में लेना पड़ रहा, पहले ही ले लेते तो दोनों स्टेप अपने आप हो जाते।
और दोनों स्टेप अपने आप हो जाते तो एल्काइन अपने आप ही बन जाती। तो यहां अगले स्टेप में अल्कोहलिक क्यूएच काम नहीं करेगा। अगर हम एकदम जेन्युइन बात करें, एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो अल्कोहलिक क्यूएच डबल बॉन्डेड कार्बन से Cl और H अलग नहीं करता है। लेकिन वही है कि जल्दबाजी में कुछ बुक्स में भी दे रखा है कि यहाँ अल्कोहलिक क्यूएच डाला और डायरेक्ट एल्काइन बना दिया। दैट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, अब पूछो बेटा प्रभा वसु, पहले आप। मैंने जानबूझ के इग्नोर किया बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं चाह रहा था पहले टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा लूं। अब पूछो सर। जैसे इवन जैसी कोई रिएक्शन मतलब होती नहीं होगी फिर? अरे नहीं नहीं, होती है इवन। अभी मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अल्कोहल का अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनता है उसमें, और वहां यही क्वेश्चन आएगा जब 1 ब्यूटेनॉल होगा तो 1 ब्यूटेनॉल से 1 ब्यूटीन नहीं बनेगी, वहां 2 ब्यूटीन बनेगी। वहां पे 1 ब्यूटेनॉल से 2 ब्यूटीन बनेगी, क्योंकि वो E1 मैकेनिज्म से होगी। ये E2 मैकेनिज्म से है, इसलिए यहाँ पे 2 ब्यूटीन नहीं बन रही, होती है E1 मैकेनिज्म। और एक बच्चा कुछ पूछ रहा था बेटा, वो भी पूछे, नाम भूल गया मैं। किसी और ने भी एक हैंड रेस अगर किया हो, मुझे जहां तक ध्यान है। जल्दी से, अगर डाउट है तो पूछो, क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, क्लियर हो गया बच्चों। अब जरा ध्यान रखिएगा, ये वाले दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्वेश्चन लिखेंगे आप, या वीडियो पॉज करके व्हाटएवर, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसमें लिखेंगे जरूर। ये इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक क्यूएच और सोडा अमाइड। ठीक है, इससे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। सोडा अमाइड इज मोर पावरफुल देन अल्कोहलिक क्यूएच, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ ये हो गई हमारी अल्कोहलिक क्यूएच की रिएक्शन। एक रिएक्शन और पढ़ रहे हैं, दैट इज ये रहा बेंजीन। और बेंजीन की रिएक्शन ये रहा एल्काइल हैलाइड, जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, दैट इज CH3Cl C2H5Cl, कोई भी। ये एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है FeCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये बन रहा है एल्काइल बेंजीन, यानी CH3 यहां और HCl यहां। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चों को याद आ ही रहा है, वेरी गुड। इसको हम केमिस्ट्री में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये 11th में भी पढ़ाई जाती है, बेंजीन से टोलीन बनाने के लिए, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये नेम रिएक्शन भी है, एल्काइल हैलाइड में भी है, लेकिन सबसे आखिरी में पढ़ाई जा रही है, एकदम लास्ट में। बेटा इसका रीजन ये है, ये एक्चुअली में अगर आप एरो पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट 11th में टीचर्स ना इस पे फोकस नहीं करवाते एरो पे। वो तो खाली कहते हैं कि याद करो रिएक्शन याद करो। हाँ बेटा, यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट क्या है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन है। कहने का मतलब इस रिएक्शन में CH3Cl सबस्ट्रेट नहीं है, ये CH3Cl की रिएक्शन है ही नहीं, ये न्यूक्लियोफिलिक है ही नहीं। एक्चुअली में एरो पे अगर आप ध्यान देंगे या इसके मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग चलेगा या समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं इसके मैकेनिज्म में। देखिए, पहले स्टेप में FeCl3 RX या CH3Cl से रिएक्ट करता है और ये बना लेता है FeCl4 माइनस और CH3+। बेटा ये जो CH3+ बना है ना, ये पहले स्टेप में बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें प्लस चार्ज है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रोफाइल बना है। अब बच्चों ये जाके अटैक करेगा, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके अटैक करेगा, यानी ये क्या बना, अटैकिंग रिएजेंट। इस समय ये सबस्ट्रेट नहीं है, ये मेन केमिकल नहीं है, ये अटैकिंग रिएजेंट बना। अब अगले स्टेप में बेंजीन पे ये जाके अटैक कर रहा है, और बेटा अटैक करने के बाद फिर तीसरे स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेगा। अभी मैं इसे दूसरे स्टेप में एंड कर दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो तीसरे स्टेप में सब्स्टिट्यूट होगा, पहले जाके जुड़ेगा फिर अलग होगा H। दैट मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां इलेक्ट्रोफाइल आया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकला, इट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आप लिख लीजिए पहला पॉइंट, या फ्रिडल क्राफ्ट हेडिंग लिखिए, उसमें पहला पॉइंट आपको ये लिखना चाहिए, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन।
ये रिएक्शन बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, not nucleophilic substitution of alkyl halide. It is electrophilic substitution reaction of benzene, not nucleophilic substitution of alkyl halide. पहला पॉइंट तो ये लिखिए, ठीक है. दूसरा, आप इसकी रिएक्शन लिखना चाहें तो ये वाली रिएक्शन बेंजीन की RX से एल्काइल बेंजीन बनती है, और जो हमने पहली रिएक्शन यहां दिखाई है उसमें जो बन रहा है दैट इज टोल्यूइन बन रहा है. तो ये टोल्यूइन बेंजीन से कन्वर्जन कह लीजिए और सिंपली टोलीन बनाने का मेथड कह लीजिए. नाउ इसका एक बहुत पॉपुलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो करने की कोशिश करिए. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो भैया अब आप देख लो ना, एनसीईआरटी में चाहे थ्योरी इस लेवल की ना हो लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है. ये है बेटा बेंजीन, बेंजीन रिएक्ट कर रहा है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोप्रोपेन से. ये है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड. अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूं प्रोडक्ट, ऑब्वियसली एरो पे ये लिखना जरूरी था, सॉरी. कोई भी लुईस एसिड लिखेंगे FeCl3 AlCl3, काइंडली गिव इट्स आंसर, ठीक है. ऑब्वियसली इसका आंसर आपको टाइप करने में दिक्कत होगी तो आप कुछ नहीं, बस सोच लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूं. बच्चों ये एक अलग ही क्वेश्चन है, इट इज नॉट दैट डायरेक्ट क्वेश्चन. इसका जो आंसर है वो ये है कि यहां बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका कमर्शियल नाम है क्यूमीन. क्यूमीन, यहां पे ये प्रोडक्ट बनता है CH, इधर भी CH3, इधर भी CH3. इट इज नोन एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ये है बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन. कमर्शियल इसका एक और नाम है क्यूमीन, ठीक है. CUMMENE लिखा है मैंने, सिंगल M भी हो सकता है, चलेगा. तो कमर्शियली इट इज नेम्ड एज क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन. कुछ बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा होपफुली, लेकिन अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक पहला स्टेप बताता हूं. ये है बेटा हमारा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड. नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड पहले स्टेप में अटैक करेगा FeCl3 से, और इसके अटैक के बाद बनेगा FeCl4 नेगेटिव. क्योंकि ये लुईस एसिड है, इसे Cl नेगेटिव चाहिए, इसने Cl नेगेटिव एक्सट्रैक्ट करा लिया, और जो बचा वो बचा है बेटा ये. अगर आपको समझ में आया हो तो ये जो बना है दैट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन. और जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बने उस रिएक्शन में आपको सतर्क रहना है. कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो वो स्टेबलाइज होता है, और स्टेबलाइज होकर तभी रिएक्शन चलती है. ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 to 1, टर्शरी ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. और अगर यहां से यहां H कूद जाए तो इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट. तो H कूद जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहलाती है टेक्निकल भाषा में, और हमारी भाषा में H कूद गया. तो ये जो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुई या H कूद गया, उसके बाद ये बना बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. और एक बारी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि 3 डिग्री बन नहीं सकता. तो 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज इट्स अटैकिंग रिएजेंट. यहां अटैक करने 1 डिग्री नहीं जाता है, 2 डिग्री जाता है. अब आगे की बात तो बताना, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है आपको. अगर ये जाएगा तो यहीं से अटैक होगा, यही वाला प्रोडक्ट बनेगा. इसलिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन. समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्योंकि ना क्यूमीन से आगे फिनॉल बनाया जाता है इंडस्ट्रियली. तो इसलिए इस रिएक्शन को ABC करके दे दिया जाता है कि पहले A से B की रिएक्शन हुई, C बना, D बना, आखिरी में फिनॉल बना. तो इसलिए आपको इस रिएक्शन की जरूरत पड़नी है. क्लियर है आपको? नाउ अब हम बात करते हैं एराइल हैलाइड की. ठीक है,
ओके, एक बच्चे को नहीं आया, पहले उससे पूछ लें भैया क्या नहीं आया। बोलो बेटा प्रभा वसु जल्दी से, क्या नहीं आया पूछो, बोलिए। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक बारी और बता सर एक देते बार हैं। और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ आ गई आवाज आपकी, ठीक है। देखो भैया आज हमने यहाँ से शुरुआत की है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो कल पढ़े थे, मैं पूरा ही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक तरीके से। तो हमने ये कहा था आपसे कि भैया सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन ये है और एलिमिनेशन की ये है। देखिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में 1 डिग्री जल्दी देता है, एलिमिनेशन में 3 डिग्री। सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर में, एलिमिनेशन हाई। सब्स्टिट्यूशन वीक न्यूक्लियोफाइल देते हैं और एलिमिनेशन हाई और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ऐसे एक और पॉइंट था वैसे, चलिए इतने बहुत है। सॉल्वोलिसिस का भी पॉइंट था एक, सॉल्वेंट कैसा कैसा हो। चलिए दूसरा हमने पॉइंट ये पढ़ा था कि ये E2 मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहे हैं। मतलब जैसे SN2 में एक स्टेप में हुए वैसे ही E2 में भी एक ही स्टेप में हुए, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। फिर हमने कहा ये ध्यान रखना, अगर E2 मैकेनिज्म है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जहां से Cl निकलेगा पड़ोसी से H निकलेगा और यहाँ 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 ब्यूटीन ही बनेगा। लेकिन अगर बाई चांस एग्जामिनर टेढ़ा निकला, उसने कह दिया अच्छा इसी को E1 से करें तो क्या होगा, और ये यूजुअली कंपटीशन की बैकबोन है, ऐसे कंपटीशन में कराते हैं, तो 2 ब्यूटीन बन जाएगा। फिर हमने कहा अगर 2 क्लोरीन लगी हैं साथ साथ या एक ही कार्बन पे, तो सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन कराएं तो क्या होगा, तो एक HCl निकल जाता है, विनाइल बन जाता है, लेकिन अल्कोहलिक KOH दोनों नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम रिएक्ट कराते हैं फिर सोडा अमाइड से। फिर हमने अगली रिएक्शन की बात की, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने ये कहा कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ ये जो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है ये अटैक करने जाता है और फिर ये सब्स्टिट्यूट कर देता है, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमने लास्ट पॉइंट ये आपसे पूछा कि अगर बेंजीन की रिएक्शन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से करें FeCl3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आंसर है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो FeCl3 है ये पहले अटैक करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करती है जिसका नाम है 1 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकैटाइन। 1 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकैटाइन 2 डिग्री में चेंज होंगे, क्योंकि कार्बोकैटाइन में एक रूल है कि वो जब भी इंटरमीडिएट बनेंगे और अगर स्टेबल हो सकते हैं तो स्टेबल हो जाएंगे, और फिर वो जो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है वो अटैक होगा और उससे प्रोडक्ट बनेगा। मैंने स्टार्टिंग से यहां तक पूरा ही रिपीट कर दिया है, कोई डाउट है तो पूछिए। स्टार्टिंग से, आज की स्टार्टिंग से यहां तक का रिपीट किया है। इफ एनीवन हैज एनी डाउट काइंडली आस्क। ठीक है, नहीं है इसका मतलब, पूछो पूछो। सर वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के ऊपर आपने एक क्वेश्चन बताया था, वो वाला रिपीट कर दीजिए। 1,2 डाइक्लोरोइथेन पर ये लिखा है बेटा, ये था 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अब इस 1,2 डाइक्लोरोइथेन की अगर हम कह रहे हैं अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करें क्या होगा, तो अल्कोहलिक KOH का काम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना और एल्कीन बनाना, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ हो जाएगा, एक H और एक Cl निकल जाएगा, लेकिन एक H और एक Cl निकलने के बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड से अल्कोहलिक KOH क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि विनाइलिक पोजीशन से Cl हटा दे। विनाइलिक पोजीशन से क्यों नहीं हटा सकता, एक्चुअली यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है sp2 में, और sp2 में S कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से साइज छोटा होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रेजोनेंस भी आ गई है, लोन पेयर, सिंगल, डबल, तो इसे यहाँ से Cl को हटाना इतना आसान नहीं है। तो अब अगले स्टेप में HCl निकालने के लिए एक और या इससे भी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो सोडा अमाइड लेते हैं जो इससे भी पावरफुल है। खाली सोडा अमाइड चलेगा या सोडा अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, तो अगला एक HCl निकलेगा और एल्काइन बनेगी। कई बुक्स में इसी से एल्काइन भी बना रखा है, बट ऑब्वियसली उन्होंने ये मान के चला है कि ये 11th स्टैंडर्ड है, बच्चों को बहुत ज्यादा पजल नहीं करना है, इसलिए शायद लिख लिया, बट दैट्स नॉट वेरी करेक्ट। और कोई डाउट सर बोलो। ये जो CH2 लिखा था, जहाँ से आपने एक H हटाया उसके ऊपर वाले CH2 से भी तो एक H हटा सकते हैं ना।
नहीं बेटा, हमने तो यहां से Cl हटाया है और यहां से H हटाया है, ठीक है। Cl और H अलग अलग कार्बन से तो हटेंगे, तो जब ये अलग अलग कार्बन से हटेंगे तभी तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। और पिछले वाले में हमने ये Cl हटाया था तो ये H हटाया था, क्योंकि एक इस कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, एक इस कार्बन की, तभी तो बॉन्ड बनेगा। अगर एक ही कार्बन की दोनों वैलेंसी खाली कर देंगे तो कार्बीन इंटरमीडिएट बनेगा। फिलहाल वो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अपने अंदर थोड़ी बॉन्ड बना लेगा। तो दो अलग अलग के से ही हमें, दो अलग अलग कार्बन से ही करना पड़ेगा। और बोलो। ओके सर। चलो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। कोई और किसी को प्रॉब्लम, जल्दी पूछो। नो सर। नहीं है। चलो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड क्या होते हैं? ऑब्वियसली एरोमेटिक हैलाइड। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें, हमें क्लोरोबेंजीन की सीपी या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जैसे एल्काइल हैलाइड की 3 प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी 3 थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद मेटल और एलिमिनेशन। यहाँ भी 3 है। यहाँ 3 में भी वही नाम है एक तरीके से लगभग। पहली यहाँ पे भी हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक में, अभी बात करते हैं इसके लिए। दूसरा है रिएक्शन विद मेटल, यानी वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना, या आपको याद आ ही गया होगा, दैट इज ग्रिग्नार्ड या फिटिग रिएक्शन। और तीसरा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ तीसरा इलिमिनेशन नहीं है, यहाँ तीसरा है, अभी पढ़ेंगे, SE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन जो है ना, इनमें हम ये वाले H हटा के कोई और ग्रुप लाके लगा सकते हैं, तो इसे पढ़ना है। तो बेसिकली हमें 3 तरह की रिएक्शन पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद मेटल एंड रिएक्शन ऑफ रिंग या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ रिंग। ये 3 रिएक्शन अब हमारी अब पढ़ी जाएंगी। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, सॉरी क्लोरोबेंजीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो SN रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों इसमें ये पॉइंट है, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? याद आ गया कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अटैक करने के बाद दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा। तो यहाँ ये Cl आपको हटाना है और Cl हटा के कोई दूसरा ग्रुप ले जाके जोड़ना है। ये Cl नेगेटिव हट जाए और कोई और ग्रुप आके जुड़ जाए। ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है आसान? NCERT ने इसके 4 या 5 रीजन दे रखे हैं। पहला रीजन जो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से याद है, पहला रीजन कि ये वाला जो क्लोरीन है ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है। ये लोन पेयर रहा, सिंगल रहा, डबल रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये आगे जाएगा, यानी यहां रेजोनेंस होगी। तो एक फैक्टर तो हो गया रेजोनेंस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है या ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये क्लोरोबेंजीन में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। और अगर होगा भी तो वो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, दैट इज इट रिक्वायर्स स्पेशल कंडीशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक में, एराइल में क्यों कम होता है, उसके रीजन बता रहे हैं। पहला रीजन आ गया कि जो क्लोरीन है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में आने की वजह से यहां पे आ गया बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और अगर यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो ऑब्वियसली इस डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, और इसलिए ये रिएक्शन कम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो रेजोनेंस में है विद बेंजीन रिंग। दूसरा रीजन ये दिया गया कि यहां पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था।
एल्कीन्स में भी sp2 होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 होता है। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जबकि एल्केन में या जो हमने पहले एलिफैटिक केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें ये वाला कार्बन sp3 था, तो भैया यहाँ 25%, यहाँ पे s कैरेक्टर बढ़ के 33%। बच्चों जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है उतने ऑर्बिटल्स छोटे हो जाते हैं। s कैरेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऑर्बिटल्स का साइज छोटा होता है। तो यहाँ s कैरेक्टर कम है इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये ऑर्बिटल बड़ा है। इसका s कैरेक्टर ज्यादा है, ऑर्बिटल छोटा है। ऑर्बिटल छोटा है यानी पास में आ गया। जब पास में आ गया तो ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी हाई हो गई। बॉन्ड एनर्जी हाई हो गई, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो गया। तो एनसीईआरटी में दूसरा रीजन या एक रीजन ये दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। आप ये मान के चलो अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वो चारों रीजन नहीं पूछेंगे आपसे, रेयर टू रेयर चारों पूछे। वो यूजुअली क्या पूछते हैं, वो एक या दो रीजन पूछते हैं कि बताओ इस रीजन का क्या लेना देना है। ठीक है, लाइट्स कम कर दो, लाइट्स कम करो और नीचे वाली नहीं कर दो। ठीक है, तो बेसिकली वो बेटा आपसे पूछेंगे क्या लेना देना है हाइब्रिडाइजेशन का। तो आप कहेंगे कि यहाँ sp3 कार्बन है और इसमें s कैरेक्टर क्या है, कम, और यहाँ s कैरेक्टर ज्यादा। जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है उतना ऑर्बिटल छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई इसलिए बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो गया। पहले दो कैरेक्टर में कोई डाउट? पूछो पूछो। सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्डेड होता है और sp3 कैसा होता है? सिंगल बॉन्डेड। जब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड सिंगल हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, और उसमें से एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो sp2 हो गया। पॉइंट दोबारा बता दीजिए। कौन सा? फिर से पूछो। ये sp2 sp3 वाला जो भी बताया था ये बेटा इसमें तो हमने फिलहाल कुछ और खास बताया नहीं, खाली इतना बताया है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? की जो कार्बन है वो अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिक्स करता है। ये s ऑर्बिटल होता है, ये p ऑर्बिटल होता है, और अगर ये अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं, जो 11th में एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये बाद का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। बाद का जो हाइब्रिड होता है उसमें एक लोब बड़ा दिखाते हैं, एक छोटा। लेकिन अगर s का कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ 50-50 आ गया, तो जितना s का कैरेक्टर ज्यादा होता है वो हाइब्रिड का साइज हमें उतना छोटा दिखाना पड़ता है, और अगर s का कैरेक्टर कम है तो हाइब्रिड बड़ा हो जाता है। मतलब ये ऑर्बिटल लंबा हो गया या इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई, इससे जो बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि a और b इनके बीच में ये बॉन्ड लेंथ है, और एक है a और b ये बॉन्ड लेंथ है। तो जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो इजीली टूट जाता है, और जब बॉन्ड लेंथ कम है तो ऑब्वियसली एनर्जी ज्यादा लगेगी, तोड़ने में आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये कहा गया कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी तो sp3 में बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी तो टूट जाता था, रिएक्टिव था। और जैसे ही sp2 आया, यानी ये sp2 आया, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, और अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, और बॉन्ड एनर्जी अगर बढ़ गई तो तोड़ना मुश्किल हो गया। कोई डाउट? बोलो। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, ये ज्यादा बढ़िया। 1 लिख दो अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो फिर कुछ और बताया जाए। वैसे इसमें इससे ज्यादा है नहीं कुछ। गुड। तो थर्ड पॉइंट, इसके बाद भी 2 पॉइंट और दिए गए हैं। अगला पॉइंट ये कहा गया है कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। एल्काइल हैलाइड जो हमने पहले पढ़े हैं R पॉजिटिव बनाते थे, ठीक है, R पॉजिटिव यानी एल्काइल कार्बोकैटाइन। लेकिन यहां पे जो कार्बोकैटाइन आएगा वो बेटा आएगा फिनाइल कार्बोकैटाइन, ठीक है। यहां जो कार्बोकैटाइन आएगा दैट विल बी फिनाइल कार्बोकैटाइन, ऐसा। और ये जो फिनाइल कार्बोकैटाइन होगा बेटा, ये मैंने गलत बना दिया, सॉरी,
ऐसा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा एंड ऑब्वियसली डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए कार्बोकैटाइन कम स्टेबल है। तो अगला पॉइंट ये है कार्बोकैटाइन का कि कार्बोकैटाइन भी बेंजाइल वाली चीज का या बेंजीन का, सॉरी बेंजीन याद रखना है, बेंजीन का कार्बोकैटाइन कम स्टेबल है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि एलिफैटिक केमिस्ट्री में यानी आरएक्स या हेलो एल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होती थी या उनकी मेन रिएक्शन थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो अब पढ़ रहे हैं दैट इज एराइल हैलाइड, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होती है। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल से क्यों होती है। तो इसके जो रीजन एनसीईआरटी में दे रखे हैं बेटा, 4 रीजन है, चारों आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं कहेगा कोई एक रीजन बता दो, वो कोई बीच में एक रीजन पूछ लेगा, बताओ इसकी वजह से क्यों हुआ। तो चारों को अलग अलग समझिए। पहला रीजन था रेजोनेंस। फिर हम पहले रीजन में ये कहा कि एलिफैटिक में रेजोनेंस नहीं होती है और इसलिए ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है। क्योंकि यहाँ रेजोनेंस होती है तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है एरोमेटिक में या एराइल में, और इसलिए ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है। तो पहला रीजन रेजोनेंस का। दूसरा अभी 2 बार एक्सप्लेन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है उसका साइज छोटा है उसके ऑर्बिटल्स का, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की वजह से साइज बड़ा है तो बॉन्ड वीक है। तीसरा रीजन है कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का। इसका कार्बोकैटाइन कहलाएगा एल्काइल कार्बोकैटाइन, या ये कहना चाहते हैं सारे सिंगल बॉन्ड है वहां पे, और यहाँ डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज आ रहा है। और फिर वही पॉइंट कि अगर कभी डबल बॉन्ड पे चार्ज आएगा बेटा, डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, दैट मीन्स उसका साइज छोटा है, और अगर साइज छोटा है तो माइनस आई इफेक्ट है। आपको पहले भी पढ़ाया है डबल बॉन्ड वाले ग्रुप माइनस आई के होते हैं, तो ये प्लस चार्ज माइनस आई के ग्रुप में अनस्टेबल होता है। या फिर एक सिंपल सी बात कि जब भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड में प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है। तो ये आ गया कार्बोकैटाइन। एक पॉइंट और एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्या दे रखा है कि न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होता है, और इस बेंजीन रिंग में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इनमें भी नेगेटिव चार्ज है, और 2 नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और इसलिए भी रिएक्शन की स्पीड कम होती है। 2 नेगेटिव चार्ज कौन से रिपेल कर रहे हैं बेटा, देखिए कौन से नेगेटिव चार्ज को कहा गया ये रिपेल कर रहे हैं, बेंजीन की रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स, या बेंजीन रिंग खुद में एक तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रखती है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए ये आपस में रिपेल करते हैं, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करना चाहता। हम यही पढ़ रहे हैं कि एरोमेटिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल से या कम क्यों होती है। तो यहां पे कहा गया न्यूक्लियोफाइल आके अटैक ही नहीं करना चाह रहा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करना चाह रहा, क्यों नहीं करना चाह रहा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है या कम कर रहा है कह लीजिए, और इसीलिए यहाँ रिएक्शन कम होगी। बोलो बच्चों, चारों रीजन क्लियर हैं? बेंजीन रिंग नेगेटिवली चार्ज कैसे? फिर से बोलो सर, बेंजीन रिंग नेगेटिवली चार्ज कैसे? बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज कैसे? बेसिकली नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेस होना। इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने को नेगेटिव चार्ज हम कहना चाहते हैं। जैसे अमोनिया है, ये प्लस एम इफेक्ट होता है, या इसके पास लोन पेयर है, जहां भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख जाएं उसको हम कहना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। यहाँ पे भी बेंजीन में ध्यान से देखिए 3-3 पाई बॉन्ड है, 3-3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक लोन पेयर, क्योंकि जब पाई बॉन्ड रेजोनेंस करते हैं तो वो टूटने के बाद लोन पेयर ही बनाते हैं। तो कहना क्या मतलब क्या है कि अगर ये पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाते हैं यानी ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज बेसिकली हमारा कहने का मतलब है चीजें इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ऐसे नहीं है कि यहाँ बेंजीन में कहीं नेगेटिव चार्ज दिख रहा है,
लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आपस में रिपेल करेंगी। बोलो बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है? बोलिए। यस वेरी सर। गुड। यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपका इसकी रिएक्शंस। लेकिन हम एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एनसीईआरटी में है उसी को पढ़ेंगे, वो डॉस प्रोसेस के नाम से हिट भी है और उसके क्वेश्चन कई बार आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब टाइम हो गया है, कल हम इसको फिनिश करेंगे रिएक्शंस को। ठीक है, चलिए बच्चों, इतने के क्वेश्चंस आप करिए और शीट आप भेज दीजिए। बेटा आपको रोज शीट्स मिल रही हैं और सीरियसली उन शीट्स को आप सॉल्व करके भेजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।